जी स्टूडेंट, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम पढ़ने वाले हैं ज्योमेट्रिक मीन। ज्योमेट्रिक मीन भी मेजर्स ऑफ सेंटर टेंडेंसी की एक टाइप है। तो ये भी एक एवरेज ही है। जैसे अरिथमेटिक मीन एक एवरेज है, इसी तरह ये भी एक एवरेज ही है। ठीक है, पहली बात तो ये कि एवरेज ही है। हर एवरेज हर डाटा पे अप्लाई नहीं होती। ठीक है, हमने डाटा को देखना होता है, उसके बाद हमें डिसाइड करना होता है कि कौन सी हम टूल यूज़ करें, कौन सी एवरेज यूज़ करें। यानी कि अरिथमेटिक मीन यूज़ करें, ज्योमेट्रिक मीन यूज़ करें, मीडियन यूज़ करें। ठीक है, इसी तरह हर डाटा पे लहदा एवरेज यूज़ होती है। अच्छा, अब ये तो हमें पता चल गया कि ये जो टाइप है ना ज्योमेट्रिक मीन, ये भी एवरेज की एक टाइप ही है। ठीक है, अब इसको यूज़ कहाँ पर करते हैं? यूजुअली हम इसको यूज़ करते हैं ग्रोथ रेट को फाइंड करने के लिए। यानी कि पॉपुलेशन पॉपुलेशन ग्रोथ, उसके बाद इंटरेस्ट रेट, अच्छा, अब ये ग्रोथ फाइंड करने के लिए हम ज्योमेट्रिक मीन यूज़ करते हैं। ठीक है, उसके बाद जब सीरीज़ नंबर ऑफ़ सीरीज़ आपके पास नंबर ऑफ़ सीरीज़ आर नॉट इंडिपेंडेंट, जब इंडिपेंडेंट ना हो तो हमने ज्योमेट्रिक मीन यूज़ करना है। ठीक है, और जब आपके पास लार्ज फ्लक्चुएशन हो, जब आपके पास लार्ज फ्लक्चुएशन हो यानी कि वेरीज कर रही हो। अच्छा जी, अब ये तो पता चल गया कि हमने ज्योमेट्रिक मीन यूज़ कहाँ पे करना है। अब हमने देखना ये है, अब इसकी डेफिनेशन की तरफ चलते हैं। ठीक है, अगर आपके पास ज्योमेट्रिक मीन आप फाइंड करना चाहते हैं, इफ़ x1 x2 एंड सोन xb एन नंबर्स। ठीक है, तो ज्योमेट्रिक मीन क्या होगा? ज्योमेट्रिक मीन को हम ज़्यादातर कैपिटल जी से डिनोट करेंगे। ठीक है, और ये होगा x1 x2 मल्टीप्लाई यानी एंड सोन xn एंड nth रूट। इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ, x2 x1। ठीक है, अच्छा जी, अब देखें इसकी डेफिनेशन क्या है। डेफिनेशन सिम यही है कि ज्योमेट्रिक मीन ऑफ x1 x2 एंड सोन एक्स nth नंबर का ज्योमेट्रिक मीन जो होगा वो प्रोडक्ट ऑफ द पोस्ट nth रूट ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ पॉजिटिव नंबर्स। आपको पता है कि रूट के अंदर जो nth रूट होगा उसके अंदर नेगेटिव वैल्यूज़ नहीं आएंगी, इसलिए पॉजिटिव नंबर होना चाहिए। ठीक है, और उसके इनका प्रोडक्ट का रूट है, यानी कि 1/nth रूट। अच्छा जी, ये ज्योमेट्रिक मीन निकला। अब एक एग्जांपल लेते हैं, उससे हमें सारा क्लियर हो जाएगा। ये इसकी डेफिनेशन है, फार्मूले को हमने एक्सप्लेन करना होता है डेफिनेशन में। फ़र्ज़ कर लें आपके पास एक डाटा है, जो बच्चों की एज है 7 5 4 9 8 एंड 10। ये 6 वैल्यूज़ हैं आपके पास। ठीक है, अब ज्योमेट्रिक मीन क्या होगा? अब इन सबको मल्टीप्लाई कर लेंगे। ये कितने नंबर है? 1 2 3 4 5 6, यानी कि n हमारा 6 है, तो इसकी पावर आपने 1/6 है। अब इनको प्रोडक्ट कर लें जी, इसको मल्टीप्लाई करेंगे 1008 00 आ जाएगा। तो जब इसके कैलकुलेटर से इसकी पावर 1/6 लेंगे तो ज्योमेट्रिक मीन हमारा आ जाएगा 6.822। ये ज्योमेट्रिक मीन निकला है। ठीक है, ये तो था अनग्रुप डाटा के लिए बहुत आसान है कि ये मैंने अनग्रुप डाटा लिया था ज्योमेट्रिक मीन फाइंड करना है। सिंपल, ये देखें हर जो एवरेज है
वो हर डाटा पे अप्लाई नहीं होती। इसलिए यहाँ पे ग्रोथ रेट, इंटरेस्ट रेट, पॉपुलेशन और नॉन इंडिपेंडेंट, और जब लॉट्स फ्लक्चुएशन हो तो हमने ज्योमेट्रिक मीन यूज़ करना होता है। ठीक है, अब देखें बाज़ का तो होता ये है कि जब हमारे पास बहुत बड़ी वैल्यूज़ आ जाती हैं तो हम उनका प्रोडक्ट भी नहीं ले सकते। प्रोडक्ट बहुत बड़ी वैल्यूज़ आ जाएंगी जो हमें लिखा भी नहीं जा सकेगा। तो फिर हम करते क्या हैं, बड़ी वैल्यूज़ को छोटा बनाने के लिए अब मैं क्या कर रहा हूँ, दोबारा फार्मूला लिख रहा हूँ, x1 x2 एंड सो ऑन xn। ये हमारा ज्योमेट्रिक मीन का फार्मूला। मैं दोनों तरफ लॉग ले रहा हूँ, इधर भी लॉग ले लें और इधर भी लॉग लें। जी, अब देखें लॉग के लॉ के मुताबिक जो पावर है वो नीचे आ जाएगी। ठीक है, x1 x2 सो ऑन xn। और लॉग का जो लॉ है वो ये भी कहता है कि अगर आपके पास प्रोडक्ट में वैल्यूज़ हैं उसको हम सम में लिख सकते हैं। वन ओवर, तो इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ, आई वेरीज फ्रॉम 1 to n log xi। ठीक है, एंड जी, तो जी को आप इधर रहने दें, लॉग उधर जाके एंटी लॉग बन जाएगा। ठीक है, तो इसको मैं लिख सकता हूँ, आई वेरीज फ्रॉम 1 to n log xi। ठीक है, तो ये आपने जो फार्मूला, ये एक ज्योमेट्रिक मीन का एक और फार्मूला बन गया है जब आपके पास वैल्यूज़ बहुत बड़ी आ जाए। ठीक है, बहुत बड़ी वैल्यूज़ का हम ज्योमेट्रिक मीन लेना बहुत मुश्किल होता है, लिखना भी मुश्किल होता है, पावर 1 ओवर लेंगे वो भी मुश्किल होगा। ठीक है, तो लॉग से क्या होता है कि पावर जो है रिड्यूस हो जाते हैं, पॉइंट्स में हमारा आंसर आ जाता है। तो बड़ी वैल्यूज़ को छोटा बनाने के लिए हमने लॉग लिया है। तो अगर मैं वही वैल्यूज़ दोबारा लूँ, सिंपल आपने, यानी कि हमारे पास ये वैल्यूज़ थी तो हमारा आंसर सेम आएगा, 7 5 4 9 8 एंड 10। ठीक है, आपने करना है क्या है, हर वैल्यूज़ का लॉग ले लें। ठीक है, लॉग लेंगे, यहाँ लिखते जाएं लॉग लेके, यहाँ पे जो इसका सम आ जाएगा लॉग xi। ठीक है, तो जहाँ पे जो भी सम आएगा सम करके इस फार्मूले पुट कर देंगे। नंबर ऑफ़ वैल्यूज़ कितनी हमारे पास 6 है, 6 पे डिवाइड करेंगे, उसके बाद एंटी लॉग ले लेंगे, हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक है, चलिए करके देख लेते हैं इसको ताकि आपको कंफर्म हो जाए। ठीक है जी, लॉग 7 ले लें तो ये आपके पास आ रहा है 0.8451। इसी तरह लॉग 5 ले लें 0.6990। लॉग 4 ले लें 0.6021 जी। लॉग 9 0.9542। लॉग 8 0.9031। 10 1 आ जाएगा। ठीक है, इसका सम कर लें, 0.8451 प्लस 0.6990 प्लस 0.6021 प्लस 0.9542 प्लस 0.9031। ठीक है, तो ये आपके पास आ गया सम इसका 4.0035। तो इस फार्मूले में पुट कर दें, यहाँ पे एंटी लॉग है तो इसका सम यहाँ पे 4.0035 डिवाइडेड बाई 6। ठीक है, तो इसको 6 पे डिवाइड कर लें, 0.66725। ठीक है, अब इसका एंटी लॉग लेना है आपने, शिफ्ट, तो ये आपके पास आ गया 4 पॉइंट समथिंग। तो ये जब इसका एंटी लॉग लेंगे आप, शिफ्ट लॉग आंसर, तो ये आपके पास आ जाएगा, देखिए 6.822। यानी कि चाहे फार्मूले से आप कर लें चाहे आप वैसे मैनुअली कर लें तो आपका आंसर सेम रहेगा। ठीक है,
तो ये फार्मूला कब यूज़ करना है, जब आपके पास बहुत बड़ी वैल्यूज़ होती हैं। तो लॉग क्या करता है, उसको पॉइंट्स में ले आता है, तो इसलिए उसके सम करना, उसको सॉल्व करना हमारे लिए आसान होता है। तो ये हमारा आंसर है। थैंक यू जी, आज का लेक्चर यही है।